हेलो एवरीवन, मैं दीपक दिव्य कीर्ति और आज हम लाइट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज से लगभग साइंस क्लास स्टार्ट हो रही है। साइंस हम पूरा कवर करवाएंगे। अगर आपको साइंस में कुछ भी नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो अच्छा, नहीं आ रहा तो और अच्छा। तो यानी कि बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आप भले कोई भी पीसीएस क्यों ना दे रहे हो, पीसीएस तक इससे जितना भी न्यूमेरिकल बनने वाला होगा, जो भी चैप्टर न्यूमेरिकल का होगा, न्यूमेरिकल भी कराएंगे। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं लाइट चैप्टर। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले कि लाइट यानी कि प्रकाश क्या होता है। यानी कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। ये बाह्य भौतिक कारक ही है, हम तो उसको उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। यानी कि बैटरी के द्वारा हम ऐसे लगा के उत्पन्न कर सकते हैं, मशीन के द्वारा या बैटरी के द्वारा। तो यानी कि बाह्य क्या है, भौतिक कारक है, बाह्य भौतिक कारक है, बाहरी बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। अब आप इसको समझ गए होंगे। किरण, तो किरण क्या होता है, तो यानी कि किरण यानी कि जब प्रकाश से अगर हम टॉर्च जला रहे हैं तो इसका मतलब उसमें से ढेर सारा निकल रहा है, यानी कि प्रकाश का गुच्छा निकल रहा है। उसमें से अगर एक हम निकाल लें, जैसे कि आप ढेर या अगर कहीं बंडल आप देख रहे हैं, डंडा का अगर बंडल देख रहे हैं, उसमें से एक डंडा अगर आप निकाल लेते हैं तो वो जो एक डंडा कहलाएगा, उसी से यानी कि प्रकाश भी अगर पूरा बंडल के रूप में है तो उसमें से एक प्रकाश की एक किरण निकाल लेंगे तो उसको बोलेंगे किरण। अब आप समझ गए होंगे किरण क्या होता है। उसके बाद प्रकाशपुंज, यानी कि यहाँ पे बोलते हैं कि यानी कि लाइट के दिशा को भी किरण बोल सकते हैं, लेकिन एक एक होना चाहिए। प्रकाशपुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाशपुंज मतलब प्रकाश तो आप समझ ही रहे होंगे, पुंज पुंज मतलब होता है समूह, यानी कि प्रकाश का समूह। तो यहाँ पे प्रकाश का समूह यानी कि सीधी सी सिंपल सी परिभाषा है, उसको बोलेंगे कि प्रकाश के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं। प्रकाश के समूह को प्रकाशपुंज कहते हैं, यानी कि बीम ऑफ लाइट। ये ऐसे तीन प्रकार के होते हैं। ये जो होते हैं तीन प्रकार के, एक होते हैं समांतर प्रकाशपुंज, एक होते हैं अपसारी, एक होते हैं अपसारी। समांतर प्रकाशपुंज, एक ठो अपसारी प्रकाशपुंज और तीसरा अभिसारी। अब इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। एक एक चीज मतलब एक एक चीज समझते चलेंगे। समांतर प्रकाशपुंज, प्रकाशपुंज यानी कि प्रकाश का समूह, यानी कि वैसा प्रकाश का समूह जो समांतर हो, यानी कि वैसा प्रकाशपुंज जो समांतर हो। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर। अभिसारी, अभिसारी को समझने के लिए पहले समझ लेते हैं अपसारी ही, पहले अभिसारी को समझ लेते हैं। अभिसारी यानी कि वैसा प्रकाशपुंज जो एक बिंदु पे आके मिल जाती है। अभिसारी यानी कि मानो कि अभी अभी आके, इसको आराम से समझ सकते हो कि यानी कि अभी अभी आके एक बिंदु पे आके मिल जाती है। जैसे कि आप अभी तो स्कूल बंद है, जैसे कि आप स्कूल जाते होंगे, तो यानी कि स्कूल जो है एक पॉइंट है, तो यानी पे वहाँ पे स्टूडेंट जो है विभिन्न जगहों से आके एक बिंदु पे आके यानी एक क्लास में आके बैठ जाते हैं। तो वही हुआ कि विभिन्न दिशाओं से आके एक बिंदु पे आके मिल जाती है, इसको बोलेंगे अभिसारी प्रकाशपुंज। अपसारी, अप, अगर हम बोलेंगे स्टैंड अप, स्टैंड अप यानी कि एक बिंदु पर आप बैठे हुए हैं, वहाँ से आप उठ जाइएगा, तो वहाँ से हो जाएगा अप, अपसारी, यानी कि एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। जैसे कि अगर मान लो आप क्लास में बैठे हुए, छुट्टी हो जाती है, आप सब एक क्लास, यहाँ पे एक क्लास हो गया, अब यहाँ से आप अपना अपना घर जाओगे, अपना घर जाओगे, यानी कि घर तो एक दिशा में होगा नहीं, तो विभिन्न दिशाओं में चले जाओगे, तो यानी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाना कहलाता है अपसारी। यानी वैसा प्रकाशपुंज जो एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी प्रकाशपुंज। अब ये आप समझो, यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो, यह है अभिसारी का और यह है अपसारी का। अब प्रकाशीय माध्यम, यानी कि प्रकाशीय माध्यम मतलब जिससे प्रकाश निकलती हो, यानी कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश निकलती है। जैसे कि टॉर्च आप देख सकते हो, टॉर्च प्रकाशीय माध्यम है, टॉर्च जलाते हैं प्रकाश दिखता है, यानी कि वैसा माध्यम जिससे प्रकाश निकलती है, उसको प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। पारदर्शी पदार्थ आप जान ही रहो, यानी कि वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप एक मिनट देख सकते हो, जैसे कि ये हमने डायरी ले ली, तो यहाँ से अगर हम टॉर्च जलाएंगे तो कभी आर पार तो होगा नहीं, तो यानी कि ये कहला जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। अब उसके बाद हम देख लेते हैं पारभासी। इसको समझने के लिए देखिए, उसके बाद अपारदर्शी पदार्थ क्या होगा, तो यानी कि वैसा पदार्थ, ये तो हो गया, सॉरी ये हो गया अपारदर्शी पदार्थ, कंफ्यूज हो रहे थे, यानी कि ये अपारदर्शी पदार्थ हुआ, वही वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार ना हो। इससे प्रकाश तो आर पार नहीं हो रहा, तो इसको बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। अब पारदर्शी पदार्थ जैसे कि शीशा आप ले लो, तो इसमें आप उदाहरण में पारदर्शी में शीशा ले सकते हो, शीशा, पानी, क्या। उसके बाद अपारदर्शी में आप अपारदर्शी में कुछ भी ले सकते हो, पुस्तक ले सकते हो,
पुस्तक ले लो या कुछ भी, पुस्तक हो गया, पत्थर हो गया, कॉपी किताब जो भी आपको लेना। अब पारभासी, पारभासी यानी कि पारभासी का यानी कि पारदर्शी या अपारदर्शी दोनों का बीच का कंडीशन होता है, यानी कि जिससे प्रकाश अंशतः पार करे, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश अंशतः पार करे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं पार करेगा, ऐसा भी नहीं है कि पूरा पार कर जाएगा यानी कि थोड़ा पार करे, वैसा मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः पार करे उसे पारदर्शी कहेंगे। जैसे आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कि अगर आप घिसा हुआ कांच में आपको दिख रहा होगा कि घिसा हुआ कांच में थोड़ा सा प्रकाश धुंधला टाइप के दिखने लगता है। अगर साफ कांच है, आप जैसे कि आप कभी कभी मॉल गए होंगे तो मॉल के यानी कि बाहर से भी हम रहते हैं तो अंदर में कपड़ा हमको दिख जाता है यानी कि प्रकाश आर पार कर रहा है, इस वजह से हमको अंदर की वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं पार करता तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। अगर मान लो वहीं पे घिसा हुआ कांच अगर हम लगा दें, घिसा हुआ कांच का अगर गेट लगा दें, इसकी मतलब अंदर का वस्तु दिखेगा पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा कि वहाँ पे क्या रखा हुआ। छाया, उसके बाद छाया को देख लेते हैं। इसमें आप इसके एग्जाम्पल में आप रख सकते हो तेल लगा हुआ कागज, तेल इसको कहा तेल लगा हुआ कागज या घिसा हुआ कांच, आप दो चीज उदाहरण में रख सकते हो। उसके बाद छाया, यानी कि छाया को इसको समझने के लिए यहाँ से देखिए 1 मिनट, यहाँ से यानी कि ये हो गया आपका प्रकाशीय माध्यम। हमने बताया था कि जिससे प्रकाश निकलती है उसको प्रकाशीय माध्यम, ये हो गया प्रकाशीय माध्यम। यानी कि जब प्रकाशीय माध्यम में कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी जाती है तो इसके पीछे जो भी अंधेरा क्षेत्र बन रहा है यही कहलाएगा छाया। यानी कि जब प्रकाशीय माध्यम में कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी जाती है तो इसके पीछे जो अंधेरा क्षेत्र बनता है वो कहलाएगा छाया। अब आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे नियमित परावर्तन क्या होता है। पहले तो परावर्तन समझ लेते हैं, तब नियमित अनियमित को भी समझ लेंगे। यानी प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आके परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ले लें परावर्तक सतह ले लें तो प्रकाश की किरण आई और गई, यानी कि हवा में आई है और हवा में गई, ऊपर क्या हवा है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, माध्यम सेम होना चाहिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम के किसी भी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाने की क्रिया कहलाती है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ये 2 तरह का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन यानी कि प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से हो, यानी कि वैसा चिकनी और चमकीली सतह जिस पे प्रकाश का नियमित परावर्तन हो, नियमित रूप से परावर्तन हो, उसको नियमित परावर्तन बोलेंगे। यानी चिकनी और चमकीली सतह होना चाहिए, आएगा आराम से जाएगा। यानी कि नियम जो रूल रेगुलेशन है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, वो बाद में आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा रूल के अनुसार नियमित परावर्तन होगा। अनियमित परावर्तन में क्या होगा, यहाँ पे सतह पहला नंबर तो रुख रहा होगा, यानी कि चमकीली सतह होगा। जैसे कि आप थोड़ा देर के लिए शीशा आप ले सकते हो, शीशा को रुखरा बना दो, उतना भी प्लेन नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी थोड़ा सा रुखरा बना दो। यानी कि रुखरी सतह पे जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तन होता है, सही ढंग से कभी आएगा तो यहाँ पे तिरछा अगर पड़ने पर जाना चाहिए उधर तो चल जाएगा इधर, क्या तिरछा। यहाँ पे चूंकि रुखरी सतह है तो यहाँ पे एक ढंग से जितना नियमित रूप से होना चाहिए वो वैसा नियमित रूप से नहीं हो पाता है, इसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन। यानी कि जब रुखरी सतह पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो अनियमित रूप से परावर्तन होता है, जिसे अनियमित परावर्तन बोलते हैं। प्रकाश के परावर्तन आप समझ गए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन आप समझ गए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में आते हैं पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, टकराने के बाद एक सतह से परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो वहाँ पे हम प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर मान लो कि यहाँ पे हम परावर्तक सतह ले लें, यहाँ पे अगर हम परावर्तक सतह ले लें तो यहाँ पे अगर हम एक किरण को मान लो कि यहाँ पे हम टॉर्च लगा दिए, ठीक ना। अगर हम टॉर्च लगा देते हैं तो यहाँ से अगर किरण आएगी, या लेजर लाइट हम ले लेते हैं, यहाँ से एक किरण अगर यहाँ पे आएगी, यानी कि परावर्तक सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी। परावर्तक सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी। अब परावर्तक सतह से वापस लौट के जाने वाली किरण कहलाएगी परावर्तित किरण। इसको हम यानी कि ये हुआ आपका परावर्तक सतह। कौन सा सतह हुआ, परावर्तक सतह, यहाँ पे हम लिख चुके हैं। यानी कि परावर्तक सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी, अब परावर्तक सतह से लौट के जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाएगी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे हम नॉर्मल यानी कि अभिलंब को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बिंदु है जो कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बिंदु आपको दिख रहा होगा, यानी कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती हो, परावर्तक सतह के अगर हम पूरा ऐसे कर लें, यानी कि परावर्तक ये हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण पड़ती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु।
आपतन बिंदु आप समझ गए होंगे, यानी कि परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है उसको बोलते हैं, मतलब आपतित किरण बोलेंगे। अब यहाँ अभिलंब की परिभाषा बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको बोल देते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो भी खींचा गया है, लंब खींचा गया उसको बोलते हैं मतलब अभिलंब बोलते हैं। तो ऐसा कंफ्यूज, मतलब ये सही नहीं है, ये परिभाषा से सही नहीं है। दो तीन किताब में भी हमने देखा कि ऐसा परिभाषा, लेकिन ये परिभाषा सही नहीं। इसको सही परिभाषा क्या होगा कि चूंकि ये दोनों के बीच में कभी भी लंब नहीं होगा, जब भी होगा तो ये परावर्तक सतह पे लंब होगा। जैसे कि आप कभी भी लंब बनाते हैं तो इसके अनुसार न लंब बनाते हैं कि ये है, इसके अनुसार थोड़ी बनाते हैं लंब। यानी कि ये परावर्तक सतह, जैसे कि यहाँ पे ये परावर्तक सतह हुआ तो इस पे लंब बनाते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे बोलेंगे आपतन बिंदु, ये आपको दिख रहा होगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। सीधी सी बात, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। अब यहाँ से 2-3 चीज़, आपतित किरण की परिभाषा आप जान ही गए हैं कि मतलब परावर्तक सतह पे आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तक सतह से वापस लौट के जाने वाली किरण परावर्तित किरण। परावर्तक सतह किसको बोलेंगे? वैसा सतह जिस पे आपतित किरण पड़ती है पुनः लौट के जाती है। वैसा सतह जिस पे आपतित किरण पड़ती है पुनः लौट के जाती है, तो वो सतह कौन सा सतह कहलाएगा? परावर्तक सतह कहलाएगा। उसके बाद आपतन बिंदु आप समझ लिए, अभिलंब भी समझ लिए कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण भी हो गया, उसके बाद आपतन बिंदु भी हो गया, अभिलंब भी हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बीच में एंगल भी बना है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे अगर हम लंब डालते हैं तो बीच में कुछ कोण बना है, एंगल बना है, तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे? यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण बोलते हैं। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का आई, देखिए यहाँ पे इंसिडेंट रे का आई से इसको सूचित करते हैं, इसका पहला लेटर इंसिडेंट रे। उसके बाद यहाँ पर हो गया मतलब आपतन कोण। परावर्तन कोण का परिभाषा अभिलंब, यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा हो सकता है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब अगली वीडियो में पूरा यानी कि दर्पण को लेके पढ़ाएंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परवलय दर्पण क्या होता है उसको, यानी कि बिल्कुल एकदम समझते चलेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम रटने वाला चीज़ नहीं है। एक बार आपको समझ जाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आसानी से आप बना लें, नहीं तो रटते रटते यानी ढेर सारी बार हम रट लेते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि हमको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल भी बताएंगे। चलिए, थैंक्स।